हेलो, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सर्किल ऑनलाइन क्लासेस। मैं प्रोफेसर नरेश राज। आज मैं चर्चा करूंगा कंपनी चैप्टर का। यह कंपनी चैप्टर 12 में और ग्रेजुएशन दोनों ही क्लास में पढ़ने होते हैं। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे अंश पूंजी के प्रकार, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। अंश पूंजी शेयर कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें बैलेंस शीट में कैसे लिखा जाता है, अर्थात कंपनी का अंश पूंजी कितने प्रकार का होता है और कंपनी का बैलेंस शीट कैसे तैयार किया जाता है, इसकी हम चर्चा आज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको चर्चा कर दूं काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी के प्रकार। इस कड़ी में सबसे पहला पूंजी कहा जाता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, जिसका किताबी नाम है अधिकृत पूंजी। कंपनी की जब स्थापना होती है, कंपनी का जब लाइसेंस बनता है, कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है, तब कंपनी को यह बताना पड़ता है उस रजिस्ट्रार कार्यालय को कि मेरे कंपनी का अधिकतम मैक्सिमम पूंजी कितना। कंपनी को उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर जितना ज्यादा से ज्यादा पूंजी रखने का हक हो, उस पूंजी को हम ऑथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं। इसी ऑथोराइज्ड कैपिटल को हम नॉमिनल कैपिटल कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं, हिंदी में अधिकृत पूंजी कहते हैं, नाम मात्र पूंजी कहते हैं और पंजीकृत पूंजी कहते हैं। दूसरा हुआ आपका इशूड कैपिटल। निर्गमित पूंजी। कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग साथ साथ करते चले। मान करके चलिए कि कंपनी का अधिकृत पूंजी है 10,000 शेयर 10 रुपए वाला। इस तरह से कंपनी को कुल पैसा प्राप्त कितना होगा? 1 लाख रुपया। तत्काल कंपनी चलाने वालों ने यह अनुमान और निर्णय किया कि तत्काल मुझे पूरे पैसे की जरूरत नहीं है, हमें कुछ कम पैसे की जरूरत है, तो कम पैसे के लिए कम अंश हम अभी निर्गमित करेंगे। तो कंपनी ने अनुमान किया कि तत्काल अभी हम 10,000 के बदले मात्र 5,000 ही अंश बेचेंगे 10 रुपए वाला। इससे जो पैसा प्राप्त होगा 50,000, उतना ही पैसे की जरूरत कंपनी को है, क्योंकि जितने लोगों का आप पूंजी लीजिएगा उन लोगों को लाभांश देना पड़ेगा। इसलिए जितना जरूरत हो उतना पैसा कंपनी लोगों को अंश खरीदने का सूचना देती है। उसी को हम लोग निर्गमित पूंजी, इशूड कैपिटल कहते हैं। इसके बाद तीसरा पूंजी होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। याचित नहीं, सब्सक्राइब का हिंदी होगा प्रार्थित पूंजी। कंपनी द्वारा सूचना दिया गया कि 5,000 अंश बेचा जाएगा। जिन लोगों को अंश खरीदने की इच्छा है वे सारे लोग
कंपनी के पास आवेदन जमा करते हैं। कंपनी के पास आवेदन का अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद कंपनी उन आए हुए आवेदन को गिनती करती है और पता करती है कि टोटल एप्लीकेशन कितना आया। तो कंपनी के पास जो आवेदन आएगा वह 3 अवस्था में 5000 अगर हम इशू करते हैं तो 5000 भी आ सकता है, 5000 हम इशू करते हैं तो 5000 से ज्यादा भी आ सकता है, और 5000 हम इशू करते हैं तो 5000 से कम भी हमारे पास आ सकता है। एक एक करके अगर 6000 आता है, मतलब 5000 से ज्यादा आवेदन आता है, तो कंपनी को हक नहीं है, अधिकार नहीं है कि इशू से ज्यादा आवेदन स्वीकार करे। 5000 तक कंपनी स्वीकार कर सकती है। यदि 5000 आएगा तो कंपनी पूरा अंशों को स्वीकार करेगी, उससे कम अगर आएगा तो कम को ही स्वीकार करेगी। तो मान करके चलिए, किंतु यदि 6000 आता है ओवर सब्सक्रिप्शन, तो ऐसी अवस्था में एक्स्ट्रा 1000 अंश के पैसा को एक्स्ट्रा 1000 अंश के पैसा को कंपनी प्रश्न के मुताबिक क्या तो एडवांस रखे या रिटर्न करे, या कुछ एडवांस और कुछ रिटर्न, जो करना हो, जो कहेगा प्रश्न वैसा किया जाएगा। फिलहाल हम आपको समझाने के दृष्टिकोण से समझा रहे हैं कि मान लीजिए कि कंपनी के पास आवेदन आ गया 4000। इस तरीका से उस 4000 अंश पे 10 रुपया के दर से कंपनी को टोटल पैसा प्राप्त होगा 40। अब अगला है आपका कॉल्ड अप कैपिटल, याचित पूंजी। कंपनी द्वारा जितने भी अंश स्वीकार किया गया, उन स्वीकार किए गए अंशों पे कंपनी को मांगना टोटल है 10 रुपया। जैसा कि आपको पता है कि कंपनी कभी कभी ही ऐसा होता है कि कंपनी उस पूरे पैसे को एक बार में प्राप्त करती है, ज्यादातर करके किस्तों में मांगती है। मान करके चलिए ये 10 रुपया 3 किस्त में है, 5 रुपया प्लस 4 रुपया प्लस 1 रुपया। तो अब कंपनी ने जितने अंशों को स्वीकार किया, उस स्वीकार किए गए अंश पे उसका मूल्य 3 पार्ट में मांगना है। कंपनी ने तत्काल अभी तक 2 ही पार्ट मांगा, 2 ही इंस्टॉलमेंट मांगा, 2 ही किस्त मांगा। पहला 5 रुपया वाला और दूसरा 4 रुपया वाला, तीसरा अभी तक मांगा नहीं। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या कहलाएगा? स्वीकार किए गए अंशों पे कंपनी द्वारा मांगा गया पैसा। तो स्वीकार किए गए अंशों की संख्या 4000 और उस पे कंपनी द्वारा मांगा गया 5 4 9 रुपया, 9 चौका 36,000। अब इसके बाद पांचवा पेड अप कैपिटल, चुकता पूंजी। चुकता मतलब शेयर होल्डर ने जो चुकाया, शेयर होल्डर ने जो पेड किया, उसी को हम कहेंगे पेड अप कैपिटल। अर्थात जरा रफ देखिए, एप्लीकेशन 4000 अंश गुने 5, 4000 अंश गुने 5 बराबर हो जाएगा आपका 20,000 रुपया। फिर अलॉटमेंट 4000 गुने 4 बराबर 4 चौका 16,000। तीसरा किस्त कंपनी ने अभी तक नहीं मांगा, प्रश्न में तीसरा किस्त को मांगने की सूचना नहीं है, तो हम रफ उसका नहीं है। तो ये 20,000 और 16,000 36,000 कंपनी ने मांगा, लेकिन शेयर होल्डर पूरा पैसा दिया कि नहीं दिया, इस पर निर्भर करता है कि पेड कितना हुआ। मान लीजिए यदि कोई अंशधारी 100 अंश खरीदे हुआ है, वह मांगा गया अलॉटमेंट का पैसा पेड नहीं किया, तो यहां पर क्या करेंगे हम, उस 100 अंश पे 4 रुपया के दर से 400 रुपया तो हमको कम जाएगा, यह पैसा हमारा माइनस होगा, नहीं मिला,
तो हमको 16,000 के बदले 400 घटने से 15,600 प्राप्त हुआ। तो पेडअप का मतलब है पब्लिक शेयर होल्डर ने जो पेड किया, तो कितना कितना पेड किया, 20,000 और 15,600 बराबर 35,600। बैलेंस शीट में इसको लिखने का तरीका है जो बताएंगे आपको आगे। लिखेंगे हम 4,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹9 बराबर हो जाएगा 36,000, और इनर कलम में घटा करके लिखेंगे हम बकाया पैसे को, शेष पैसा हमारे। तो फिलहाल पेडअप कैपिटल का अर्थ हो गया शेयर होल्डर ने जो पैसा पेड किया उसे हम कहते हैं पेडअप कैपिटल। उसके बाद कॉल्स इन एरियर, अगला वर्ड है आपका, छठा वर्ड हो जाएगा आपका कॉल्स इन एरियर। हिंदी हो जाएगा इसका, इसको बीच में से हटा दीजिए इस बात को। छठा टॉपिक हो जाएगा आपका कॉल्स इन एरियर, मांग पर बकाया। अंशधारी ने कंपनी द्वारा जो पैसा मांगा, अभी थोड़ा देर पहले आप समझाए थे, उसमें 100 शेयर होल्डर जो दूसरा किस्त 4 रुपया वाला 400 नहीं दिया, वही हमारा मांग पर बकाया कॉल्स इन एरियर। सातवां कॉल्स इन एडवांस, स्वीकार किए गए अंशों पर 4,000 पर कंपनी द्वारा जो रेट, जो इंस्टॉलमेंट, जो मूल्य, जो पैसा अभी तक मांगा नहीं गया किंतु शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया, उस पैसे को हम कॉल्स इन एडवांस करते हैं। जैसे कंपनी द्वारा अभी तक 5 रुपया और 4 रुपया वाला 2 किस्त मांगा गया, तीसरा किस्त कंपनी द्वारा मांगा नहीं गया, किंतु कोई शेयर होल्डर 100 शेयर हो, 200 शेयर हो, 300 शेयर का स्वामी हो, शेयर होल्डर हो, वह शेयर होल्डर अपने अंशों का यदि तीसरा किस्त दूसरा किस्त के समय टाइम से पहले बिना मांगे गए पैसा पेड कर देता है शेयर होल्डर, उस पैसा को ही कॉल्स इन एडवांस, अग्रिम जमा हम कहते हैं। इस तरह से मुख्य रूप से ये 7 प्रकार के पूंजी का उपयोग हमें बैलेंस शीट बनाने में होता है। आइए जरा बैलेंस शीट की चर्चा भी करें साथ साथ। फॉर्मेट है 2013 वर्ष से कंपनी का बैलेंस शीट इस तरीके से तैयार किया जाता है। कैसे? सबसे ऊपर हम लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ ... में नेम ऑफ द कंपनी लिख दीजिए, मतलब कंपनी का जो नाम हो, नेम ऑफ कंपनी, जो कंपनी का नाम होगा वह लिखेंगे। एज एट, इसमें लिखेंगे ईयर एंडिंग डेट। उसके बाद जरा देखते चलिए, पार्टिकुलर्स है, नोट्स नंबर है और अमाउंट है। यह बैलेंस शीट 2 भाग में बटा हुआ है। एक भाग फर्स्ट हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज और दूसरा भाग हो गया एसेट्स। हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज जिसे हम लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं, और एसेट्स जिसे हम एसेट्स के नाम से जानते हैं, इस दोनों पक्ष का योग बराबर होता है, जैसा कि हम बैलेंस शीट के बारे में जानते हैं। हेडिंग जरा गौर कीजिए। लायबिलिटीज भाग में फर्स्ट हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड। कंपनी अपने अंशधारियों से जो भी पैसा प्राप्त करती है उसका सारा ब्यौरा इसी शेयर होल्डर्स फंड के अंतर्गत नंबर 1 शेयर कैपिटल में देना पड़ता है। उसके बाद है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। कंपनी के पास
कई रूप में एक्स्ट्रा पैसा प्राप्त हो जाता है, जैसा कॉल्स इन एडवांस के रूप में एक्स्ट्रा पैसा प्राप्त होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम के रूप में एक्स्ट्रा पैसा प्राप्त होता है, कैपिटल रिजर्व के रूप में एक्स्ट्रा पैसा प्राप्त होता है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा प्राप्त होता है उसे हम रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से कहते हैं। इसके अलावे के शब्दों का उपयोग हम लोग बैलेंस शीट में कभी कदाल देखने को मिलते हैं। इसके आगे के शब्दों का इस्तेमाल बहुत कम देखने को मिलेगा। मनी रिसीव अगेंस्ट शॉर्ट वारंट्स, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज। एसेट्स भाग में भी दो पार्ट है, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट में मूल्य लिखने के लिए हमें ये नोट्स टू अकाउंट का सहारा लेना पड़ता है। हम जितने भी प्रकार का पूंजी का ब्यौरा आपको समझाए हैं वे सारे हमें नोट्स टू अकाउंट्स में ब्यौरा हमें तैयार करना पड़ता है। नंबर 1 है शेयर कैपिटल, मैंने समझाया। नंबर 1 ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, होल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। इसी पेड अप कैपिटल में यदि कॉल्स इन एरियर होगा तो कॉल्स इन एरियर को पेड अप कैपिटल में से घटाते हैं। लिखने के लिए तो पूंजी हम इतना प्रकार का लिखते हैं, लेकिन याद रहे टोटल किया जाता है केवल पेड अप कैपिटल का। किसका? केवल पेड अप कैपिटल का। बाकी इस पेड अप कैपिटल से पहले ऑथराइज्ड, इशू, सब्सक्राइब और होल्ड अप जो कैपिटल हम लोग लिखते हैं, मूल्य लिख करके उसे हम लोग डबल अंडरलाइन कर देते हैं। ये केवल दिखाने वाला मूल्य कहलाता है। ये केवल चारों जो है हमारा ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब और होल्ड अप, ये केवल दिखाने वाला है। कंपनी के पास एक्चुअल जो पैसा आता है वह पेड अप हेड का आता है। किस हेड का? पेड अप हेड का। इसी पेड अप हेड में कॉल्स इन एरियर या किसी भी प्रकार का बकाया को हम लोग घटा करके लिखते हैं। और यदि किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा पैसा अगर हो तो उसे हम रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में हम लोग लिखते हैं। और अंत में हम लोग कैश या बैंक बैलेंस आया सो इस 3 वर्किंग नोट्स टू अकाउंट्स के हेड को हम यहां पर लिख करके बैलेंस शीट तैयार करते हैं। अब इस पर आधारित हम आपको कुछ रफ और उसका बैलेंस शीट में कैसे लेखा किया जाएगा वो हम आपको बताते हैं। मान करके चला जाए कि किसी कंपनी की स्थापना हुआ जिसमें अंश है 10,000 10 रुपये वाला। उसका रेट है 3 भाग में, 5 रुपया प्लस 4 रुपया प्लस 1 रुपया। कंपनी ने निर्गमित किया 5,000 अंश। कंपनी के पास आवेदन आया 4,000 अंश और कंपनी ने मांगा 5 रुपया और प्लस 4 रुपया, 2 ही किस्त मांगा। तीसरा किस्त 1 रुपया कंपनी ने नहीं मांगा। इसका रफ आप देखिए, इसका रफ होगा एप्लीकेशन। हमें पैसे की प्राप्ति किस गुणक में होगी? 10,000 में नहीं, 5,000 में नहीं, केवल 4,000 के गुणक में। तो आप रफ करिए 4,000 गुने 5 रुपया बराबर 20,000 रुपया। नेक्स्ट अलॉटमेंट 4,000 गुने 4 रुपया, 4 चौका 16,000 रुपया। मान करके चलिए इसी समय 500 अंश खरीदने वाला व्यक्ति बकाया 500 अंशों का कौन पैसा? अलॉटमेंट में वह पैसा पेमेंट नहीं किया तो घटा दीजिए 500 अंश का अलॉटमेंट का रेट 4 रुपए के दर से 2,000 रुपया घट गया। तो 16,000 में से 2,000 घट जाएगा तो प्राप्त कितना करेंगे हम? 14,000 रुपया। यदि हमें इस रफ के बाद बैलेंस शीट कहा जाए बनाने को
तो सबसे पहले हम इस प्रकार का नोट्स टू अकाउंट तैयार करेंगे जिसके टोटल को हम बैलेंस शीट में दर्शाएंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं। पार्टी कूलर्स हेडिंग हो जाएगा नोट्स टू अकाउंट। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। कितना है हमारा? 10,000 शेयर है। शेयर का नाम इक्विटी या प्रीफरेंस अगर होगा तो नाम लिखेंगे, नहीं तो सीधे शेयर लिखेंगे। कै रुपए वाला है? 10 रुपए वाला। देख के चलिए ऐसे 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 बराबर हो जाएगा आपका कितना? 1 लाख। ये हो गया आपका अमाउंट। रुपीज। इसके बाद हम लिखेंगे इशूड कैपिटल। कितना अमाउंट बेचने का सूचना दे रहे हैं? 5,000। वही 10 रुपये वाला लिखिए 5,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच बराबर हो जाएगा 5,000 गुने 10 बराबर कितना? 50,000। इस पूंजी को लिखकर डबल अंडरलाइन दिखाते रहिए, अर्थात ये पैसा अगले पैसे के साथ जोड़ा नहीं जाए। सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कंपनी द्वारा स्वीकार कितना किया गया? 4,000। वही 10 रुपये वाला लिख दीजिए 4,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10। ये हो जाएगा आपका 40,000। फिर अगला कॉल्ड अप। स्वीकार किए गए अंश पे कंपनी द्वारा मांगा कितना गया? कंपनी द्वारा मांगा कितना गया? 2 किस्त 5 और 4 9 रुपया। लिखिए कॉल्ड अप कैपिटल 4,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹9 5 4 9 तो 4 नमा 36,000 रुपया। ये चारों पूंजी के बारे में कहा जाता है। जिस तरह हाथी का 2 दांत होता है, दिखाने वाला अलग और दूसरा जो बाहर दिखाई पड़ता है दिखाने वाला अलग, तो ये चारों पूंजी हाथी के दिखाई पड़ने वाले दांत के जैसा है। मतलब यह पैसा कंपनी के पास कैश के रूप में आता नहीं। कैश के रूप में जो पैसा आता है उसका लिखा हुआ अब हम करेंगे, जिसे हम लोग कहेंगे पेड अप कैपिटल। अंशधारी ने कितना पेड किया? हमने मांगा 36,000, उसमें कितना बाकी है? 2,000। लिखिए ऐसे 4,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹9 इनर कलम में दिखाइए 36,000 रुपया। अब इस 36,000 में से ये 2,000 रुपया कॉल्स इन एरियर माइनस कॉल्स इन एरियर 2,000 रुपया घटा दीजिए और शेष पैसा अमाउंट में लिखिए 34,000 रुपया। इसके बाद यदि कंपनी को कहीं किसी भी प्रकार का और कोई अतिरिक्त पैसे की प्राप्ति होती है, रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंतर्गत जितने भी शब्द हैं, इन शब्दों में से किसी भी नाम का पैसा यदि प्राप्त होता है
तो उसे हम रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में लिखेंगे। तो इस तरह आपका यह पैसा कितना प्राप्त हुआ हमारा 34,000 रुपया। एक नंबर हेड हो जाएगा हमारा शेयर कैपिटल का। 2 नंबर आप रफ कर सकते हैं, नीचे या बगल में 2 नंबर रफ करके दिखाइए, रिजर्व एंड सरप्लस का। और 3 नंबर रफ करके दिखा सकते हैं कैश एट बैंक का। तो रिजर्व एंड सरप्लस कुछ नहीं है, कैश एट बैंक हो जाएगा, यही हमारा 34,000 रुपया। अब इसकी सहायता से हम ये फॉर्मेट वाला बैलेंस शीट तैयार करते हैं। फॉर्मेट वाला बैलेंस शीट आप यदि चाहें तो विधिवत इस तरीका से ही पूरा लिखिए। शेयर कैपिटल हमारा हो गया कितना 34,000 रुपया। शेयर कैपिटल के सामने लिख दीजिए नोट्स नंबर 1 में 34,000 रुपया। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। यदि रिजर्व एंड सरप्लस प्लस होता तो यहां पर लिख देते, जोड़ देते। यदि रिजर्व एंड सरप्लस कोई माइनस का पैसा होगा तो इसमें से घटा करके शेष पैसा लिखेंगे। और 1 नंबर और 2 नंबर यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस के सामने रफ नंबर 2 ये रिजर्व एंड सरप्लस, और कैश एट बैंक हमारा करंट एसेट्स में जाएगा 3 नंबर रफ के नाम से 34,000 रुपया हमारा। इस तरह से देखिए हमारा लायबिलिटी साइड भी 34,000 और एसेट्स साइड भी 34,000। यह हो गया हमारा विधिवत बैलेंस शीट। ज्यादातर किताब में आपको बैलेंस शीट का इतना विधिवत लेखा नहीं मिलेगा। बैलेंस शीट में एकदम सिंपल तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको, जो मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं इस तरह से। बैलेंस शीट ऑफ नेम ऑफ द कंपनी एज एट ईयर एंडिंग डेट, पार्टी नोट्स नंबर, अमाउंट रुपीज। इसको 2 भाग में बांट दीजिए। सबसे पहला लायबिलिटीज भाग नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और दूसरा भाग दिखा दीजिए आप एसेट्स। पहला भाग में लिख दीजिए शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। उसके नीचे लिख दीजिए शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। और इसमें आप लिख दीजिए कैश एट बैंक। बस नोट्स नंबर 1, नोट्स नंबर 2, नोट्स नंबर 3। इसका पैसा आपके सामने है 34,000 रुपया। इसका पैसा 0, ये टोटल हो जाएगा 34,000 रुपया। कैसेट बैंक का पैसा भी है 34,000 रुपया। इस तरह से आपको पुस्तक में ज्यादातर बैलेंस शीट को इस तरह से ही बनाया हुआ मिलेगा। थैंक यू।